Hello students, this is 7th lecture on Bohr's model regarding the structure of atom. In the last lecture we had a discussion on black body radiation. Now in this lecture I am going to go through the text given in NCERT. As most of the things has been discussed in the previous lecture, it will not take much time to explain these lines, but we must go through them bit by bit. And one more thing, few of the students are confused about the phase of an oscillating particle and why intensity is a fundamental physical quantity. Intensity means luminous intensity. So we will discuss these two aspects in brief at the end of the video. So now let's start with this section. Two point 3.2. Now see, particle nature of electromagnetic radiations, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल नेचर जो बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे का, उसी पे ये टेक्स्ट आगे का दिया हुआ है. तो सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव फेनोमेना पे ही एक्सप्लेन होते हैं, पार्टिकल नेचर पे एक्सप्लेन नहीं होते हैं. सो हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. कह रहे हैं कि यद्यपि नीचे कुछ फेनोमेनाज दिए हुए हैं 1, 2, 3, ये फेनोमेनाज 19th सेंचुरी की जो क्लासिकल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट थे उस पे ये एक्सप्लेन नहीं होते हैं. तो ये क्या फेनोमेनाज थे देखते हैं. Number 1 is the nature of emission of radiation from hot body, black body radiation. तो पहला वो फेनोमेना जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था वेव कॉन्सेप्ट पे, 19th सेंचुरी का जो भी वेव कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेके, वो फेनोमेना है एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़ या ब्लैक बॉडीज़ ये कह रहे हैं. ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया कि कोई भी बॉडी जो हॉट बॉडी होती है या किसी भी टेम्परेचर पे हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे नहीं होना चाहिए, बाकी वो किसी भी टेम्परेचर पे हो तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है. और ब्लैक बॉडी स्पेसिफिकली जो होते हैं वो बेस्ट आइडियल एमिटर्स होते हैं. तो इस पे भी चर्चा हुई थी. अब आगे हम टेक्स्ट में देखेंगे इसके बारे में क्या बताया गया है. तो ये एक फेनोमेना है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया. दूसरा फेनोमेना, ejection of electrons from metal surface when radiation strikes it, that is photoelectric effect. ये दूसरा फिनोमेना है जो 19th सेंचुरी की फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. वो क्या था कि किसी भी मेटल प्लेट पे, मेटल सरफेस हो और उसके ऊपर यदि लाइट इंसिडेंट कराई जाए, उसको लाइट से एक्सपोज किया जाए, तो उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे. एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर टेकिंग प्लेस. लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाया और इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया. ये आगे पढ़ेंगे हम लोग. थर्ड पॉइंट जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ऑब्जर्वेशन, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए, हीट कैपेसिटी यहाँ पे एक टर्म है जो आई होप आप सभी लोग जानते होंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जान लीजिए कि उस गिवन टेम्परेचर पे कितना हीट सप्लाई किया जाए
ताकि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ जाए। यही उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी होता है। और ये अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि 25 डिग्री सी पे है तो 25 से 26 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सी का राइज कराना है, तो कुछ हीट एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी आपको। तो वह जो एनर्जी होगी, मान लीजिए कि वो 10 जूल की एनर्जी है, मान रहे हैं हम, ये एजम्पशन है कि 10 जूल का हीट दिए तो 1 डिग्री सी राइज कर जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वही ऑब्जेक्ट 75 डिग्री सी पे है और अब हम उसे उसका टेम्परेचर बढ़ा के 76 डिग्री सी करना है, 1 डिग्री का राइज करना है फिर से। तो अब हमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो 10 जूल नहीं देनी होगी, कुछ और होगा, ये वैल्यू वेरी कर जाएगी। 25 से 26 डिग्री सी यदि हीट बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना था तो 10 जूल की अगर हीट चाहिए तो 75 से 76 डिग्री करने के लिए 10 जूल से नहीं होगा। ये वेरिएशन जो ऑब्ज़र्व किया गया, यही बात यहाँ कही जा रही है कि वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बदल दिया जाए, 25 से 27 पे देखा जाए, 75 पे देखा जाए तो पर डिग्री सी जो राइज कराने के लिए एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट होगी। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज 4th पॉइंट सी, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, पीछे डिस्कस किया जा चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम। तो यदि हाइड्रोजन को सैंपल लिया जाए, हाइड्रोजन आपको पता है H2 गैस, इसके सैंपल को अगर H2 को HH में पहले तो इसको एटॉमिक फॉर्म में करना होगा और उसके बाद उससे जो लाइट निकलने वाली है, उससे जो लाइट वो एमिट करेगा, उस लाइट के स्पेक्ट्रम को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की जो एनालिसिस है, ये एक ऐसा फेनोमेना था जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो ये चौथा पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो 19th सेंचुरी की फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। These phenomena indicate that the system can take energy only in discrete amounts। अब देखिए ये तो कंक्लूडिंग लाइन है, अभी इसका कोई लॉजिक नहीं दिया इन्होंने, मगर लिखा गया है कि ये जितने भी फेनोमेना 4 ऊपर दिए गए हैं, ये सभी फेनोमेना यही इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सिस्टम वो एनर्जी को टुकड़ों में एब्जॉर्ब करता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है टुकड़ों में, इन बिट्स एंड पीसेस। इसी को हम क्वांटाइज्ड भी कहते हैं। सो ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन बी टेकन अप और रेडिएटेड। कैनॉट बी, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैनॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। कह रहे हैं कि जो ऑल पॉसिबल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम आपने देखा है उसमें सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ है, राइट फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज। आप देख सकते हैं, वो फिगर भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। उसमें बीच में एक विजिबल रेंज आता है जो हम देख पाते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कह रहे हैं जो ऑल पॉसिबल एनर्जीज, यानी कि रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक जितनी भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या पॉसिबल एनर्जी की वेव्स हैं, उन सब को, उन सभी रेडिएशंस को कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कैन नॉट एब्जॉर्ब। उनमें से कुछ को ही एब्जॉर्ब करता है। इसी बात को ये टुकड़ों में कह रहे हैं कि टुकड़ों में एब्जॉर्ब करता है। तो आगे हम इसे फिर देखते हैं।
It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomenon of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck in 1900. Let us first try to understand this phenomenon which is given below. कह रहे हैं कि ये जान लीजिए कि जो कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना का दिया गया वो मैक्स प्लैंक के द्वारा 1900 में दिया गया, सेंचुरी में। और अब इस फिनोमेना को आगे नीचे एक्सप्लेन किया गया है। नाउ लेट अस सी। Hot objects emit electromagnetic radiations over a wide range of wavelengths. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ्स की बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये एमिट करता है। जैसा कि मैंने बताया और ऊपर भी लिखा था कि सभी वेवलेंथ को तो कोई भी एब्जॉर्ब और एमिट नहीं कर सकता, मगर वाइड रेंज मतलब एक चौड़ा रेंज है जिसको वो एमिट करते हैं हॉट बॉडीज़। एट हाई टेम्परेचर्स एन एप्रिसिएबल प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज़ इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखिए विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम का जानते हैं आप, पहले भी बताया गया है, वह पार्ट जो ह्यूमन आइज़ परसीव कर पाती हैं। कह रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर, ये खास बात है यहाँ, जब रेडिएटिंग बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो रेडिएशंस वो एमिट कर रही होगी उसका मैक्सिमम प्रपोर्शन, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो विजिबल स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा। कुछ ही ऐसी वेवलेंथ्स एमिट करेगा जो इनविजिबल पार्ट से होंगी ईएम रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से। As the temperature is raised, a higher proportion of the short wavelength, that is blue light, is generated. अब देखिए विजिबल पार्ट में शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू साइड में होता है, ब्लू से आप रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, और रेड से आप ब्लू की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, और वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, ये भी याद कर लीजिए, यानी कि एनर्जी इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, द हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज जनरेटेड। तो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो बढ़े हुए टेम्परेचर पे अब वो जो लाइट एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ्स की ज़्यादा एमिट करेगा एज कंपेयर टू दैट एट द लोअर टेम्परेचर। यही बात कही जा रही है, ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. अब देखिए इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि एक आयरन रॉड को फर्नेस में आप गर्म करें तो पहले वो डल रेड होगा, हल्का रेड होगा, फिर वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर रेड होता चला जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और गर्म करेंगे और ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो अब रेडिएशन वाइट कलर का एमिट करेगा। वाइट मतलब कि अब सभी कलर्स का मिक्सचर, आपको पता होगा कि प्रिज्म में वाइट कलर डालिए तो सातों विजिबल कलर्स विबग्योर दिखता है। तो वाइट कलर का मतलब सभी की फ्रीक्वेंसी, हर कलर की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर वो इंटेंसिटी एमिट कर रहा है, इसलिए वाइट दिखने लगेगा। तो रेड से शुरू हुआ, वाइट हुआ, वाइट से और ज़्यादा गर्म जब करेंगे आप, जब वाइट एमिट कर रहा है तो फिर वो ब्लू कलर एमिट करने लगेगा। देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है रेड से ब्लू की तरफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े। यही बात ऊपर की कुछ लाइनों में भी लिखा गया है। दिस मीन्स दैट
red radiation is most intense at a particular temperature and the blue radiation is more intense at another temperature, another higher temperature यहाँ बोलना चाहिए, ये बेटर होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा गर्म करेंगे तो ब्लू की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो वो बॉडी, जो रेडिएटिंग बॉडी है, वो अब यूनिट टाइम में जो इंटेंसिटी उसकी ब्लू की है वो ज़्यादा होगी, ब्लू कलर की एनर्जी, ब्लू कलर की रेडिएशन ज़्यादा एमिट करेगा और इसीलिए उसका कलर ब्लू दिखाई देने लगता है हमें। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस कलर का दिखाई देता है? जिस कलर का रेडिएशन वो एमिट करता है उसी कलर का दिखाई देता है। दिस मीन्स intensities of radiations of different wavelengths emitted by hot body depend upon its temperature। ठीक है, यही बात है, ये वही बात है जो आप पहला पॉइंट लिखा गया था, वो 4 फेनोमेनास जो 19th सेंचुरी फिजिक्स के समझ में नहीं आ रहा था कि हॉट बॉडी रेडिएशंस टेम्परेचर का फंक्शन कैसे है। बाय लेट 1850s it was known that objects made of different materials and kept at different temperatures emit different amount of radiations। यही बात फिर से कही जा रही है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अमाउंट का रेडिएशन एमिट करता है कोई ऑब्जेक्ट। ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज irradiated with light, electromagnetic radiation, a part of radiant energy is generally reflected as such and a part is absorbed and a part of it is transmitted। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें? कह रहे हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डाला जाए, इरेडिएट करने का मतलब होता है कि सरफेस पे आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी आप इंसिडेंट कराएंगे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसका कुछ पार्ट तो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है, एज सच, रिफ्लेक्टेड एज सच, यानी कि वो आपने लाइट डाला और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, जिधर से आ रहा है उधर ही चला गया। और कुछ पार्ट, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब, और कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लेगा वो ऑब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और कुछ पार्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब हुआ और जो कुछ पार्ट उसका क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। कहाँ ट्रांसमिट हुआ भाई? सराउंडिंग में। ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखा होगा उसका एक सराउंडिंग भी तो होगा। तो आप 3 जगह ये एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, ध्यान दीजिए। एक तो रिफ्लेक्ट हो गया कुछ पार्ट, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया ऑब्जेक्ट ने, और कुछ उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में वो क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आप जानते हैं हीट ट्रांसमिशन के बारे में, तो वो कंडक्ट कर जाएगी अपने सराउंडिंग में। Now the reason for incomplete absorption is that ordinary objects are as a rule imperfect absorbers of radiation। कह रहे हैं अब ये जो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी पूरी तरह तो एब्जॉर्ब हुआ नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हो गया, तो इसका कारण ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है, इम्परफेक्ट है। यहाँ पे लिखा गया है ये बात। एन आइडियल बॉडी which emits and absorbs radiations of all frequencies uniformly is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation। अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, डेफिनीशन है ब्लैक बॉडी का, ये डिफाइनिंग स्टेटमेंट है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है एक आइडियल बॉडी किसे कहेंगे, जो एमिट भी पूरी तरह करे और एब्जॉर्ब भी पूरी तरह करे। आप जितनी भी लाइट डाल रहे हों रेडिएंट एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी डालिए रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक, और अगर वो सभी को एब्जॉर्ब कर ले
उसमें से किसी भी हिस्से को वो रिफ्लेक्ट ना करे और ट्रांसमिट ना करे सराउंडिंग में, तो ऐसी बॉडी जो होती है वो ब्लैक बॉडी कहलाती है और आइडियल बॉडी कहलाती है, आइडियल एब्जॉर्बर एंड आइडियल एमिटर। आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट्स, कह रहे हैं कि वास्तविकता में व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। कार्बन ब्लैक अप्रॉक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू अ ब्लैक बॉडी, कह रहे हैं जो कार्बन ब्लैक होता है, आप जानते होंगे कार्बन ब्लैक, वो लगभग काफ़ी हद तक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। अ गुड फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी is a cavity with a tiny hole which has no other opening, कह रहे हैं कि एक ऐसी कैविटी जिसमें एक छोटा सा होल हो, सिर्फ एक, और टाइनी होल मतलब एक होल हो, वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो कोई एक कैविटी जिसमें सिर्फ एक होल हो और दूसरा कोई होल ना हो, नो अदर ओपनिंग लिखा गया है यहाँ, वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस फिगर में ये बात शो की गई है, फिगर 2.8 ए ब्लैक बॉडी, ये उसी कैविटी की यहाँ पे उसी को डिस्क्राइब किया गया है पिक्चर के थ्रू। आप देखिए यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन है, देखिए एक ये लाइट रे एंटर कर रही है यहाँ से, अब यहाँ पे एक कैविटी है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा टाइनी होल है, और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये सर्कल नहीं बल्कि ये स्फीयर है, मान लीजिए 3 डायमेंशनल, और इस कैविटी के अंदर, कैविटी मतलब आप जानते हैं छोटा सा गड्ढा जिसको आप कैविटी कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो इस कैविटी में यहाँ से लाइट एंटर की एक टाइनी होल से, और एंटर करने के बाद आप देखिए ये सीधे आया, फिर अब यहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाया, यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया, फिर ये बाहर नहीं निकला, चूँकि कैविटी है तो बाहर निकलने की जगह नहीं है, नो अदर ओपनिंग इज़ देयर, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, इधर आया, फिर बाहर नहीं निकला, फिर रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए अब जब जब वो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर इधर आया, तो उस रिफ्लेक्शन में होगा क्या कि लाइट एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। एंटर की कैविटी से, सॉरी ओपनिंग से एंटर किया टाइनी होल से, और अंदर आने के बाद हर एक रिफ्लेक्शन के वक्त एनर्जी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, और कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा सराउंडिंग में, और कोई रिफ्लेक्शन बाहर को नहीं जाएगा। कैविटी के अंदर पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब होती चली जाएगी, वो 100 बार रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी बार इच्छा होगी रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, तब तक रिफ्लेक्ट होगा जब तक कि पूरी एनर्जी अंदर ही एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर की तरह बिहेव किया, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यही यहाँ कहा जा रहा है, एनी रे entering the hole will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed by the walls, अंततः, eventually माने अंततः वो पूरा absorb हो जाएगा walls के अंदर, कैविटी के। A black body is also a perfect radiator, जाहिर सी बात है अब उसने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो पूरी रेडिएट भी कर सकता है। तो यही कह रहा है कि परफेक्ट रेडिएटर भी है ऑफ रेडिएंट एनर्जी। Furthermore, a black body is in thermal equilibrium with its surrounding, कह रहा है अब चूँकि ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है सराउंडिंग के साथ, यानी कि जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है वही उस ऑब्जेक्ट का भी है, ब्लैक बॉडी का। तो अगर ऐसा है तो कोई भी हीट ट्रांसमिट नहीं होगी कंडक्शन के थ्रू, तो ट्रांसमिशन भी रुक गया, जो वेस्टेज हो रहा था ट्रांसमिशन में, यही बात इन लाइनों में कहा जा रहा है। It radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from its surrounding in any given time। देखिए अब आ गया ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देख रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड इन अ गिवन टाइम। तो इंटेंसिटी जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही वो रेडिएट भी करेगा। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, देखिए इसको इंटेंसिटी से ही डिनोट कर रहे हैं, फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर।
अब देखिए कह रहे हैं कि कितनी लाइट वो एमिट करेगा ब्लैक बॉडी, उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि वो जो लाइट एमिट करेगा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होंगी। तो उन सभी फ्रीक्वेंसीज़ को अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि उसका एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है। वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। यानी कि वो ब्लैक बॉडी किस टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सी पे है कि 50 डिग्री सी पे है कि 100 डिग्री सी पे है या 1000 डिग्री सी पे है, ये इस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि किन किन फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट को वो किस इंटेंसिटी से रेडिएट कर रहा है। यही बात यहाँ कही जा रही है। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा फ्रीक्वेंसीज़ का, जो रेडिएटेड लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी का। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड increases with the increase of wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, and then starts decreasing with further increase of wavelength as shown in figure 2.8। ये मैंने पिछले लेक्चर में ये पूरी बात एक्सप्लेन की थी। आप इस पूरे फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लाइनों में यही कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे ये ब्लू ग्राफ दिया गया है इस फिगर में, आप देख सकते हैं फिगर 2.8। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू ग्राफ में कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, एक्स एक्सिस में आप राइट वर्ड जाएंगे तो इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे आप देखिए इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कैसे बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी, लैम्डा नॉट लिख लेते हैं, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ प्लॉट किया गया एक्स एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है एट अ गिवन टेम्परेचर T1, ये बात हो रही है। और अगर आप आगे फर्दर हायर वेवलेंथ्स को देखें तो इनकी इंटेंसिटी घटती जा रही है, यानी इन इंटेंसिटी की रेडिएशंस कम एमिट करेगा वो। सबसे ज़्यादा वो लैम्डा नॉट इस वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट करेगा, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही जा रही है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा के हमने T2 कर दिया, यहाँ पे आप देखिए T2 ग्रेटर देन T1, तो ये पीक वाला पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, चला आया कहाँ? इस फ्रीक्वेंसी, इस वेवलेंथ पे, सॉरी, लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गई अब। यानी कि अब T2 टेम्परेचर पे ये वाला जो वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया, शॉर्टर वेवलेंथ पे चला गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिल रही है और एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ्स। ऑल्सो एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्ट वेवलेंथ, यही बात यहाँ लिखी गई है, मैक्सिमा शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। कह रहे हैं बहुत सारे प्रयास किए गए इस ग्राफ को बनाने के लिए कि कैसे वेवलेंथ शिफ्ट होता है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटीज़ कहाँ पे मिलती हैं हमें, यही बात कही जा रही है यहाँ। बट द रिजल्ट्स ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट could not be explained satisfactorily on the basis of wave theory of light। फिर से वही बात कही जा रही है कि 19th सेंचुरी की जो वेव थियोरी थी लाइट के लिए, उस बेसिस पे ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। नाउ मैक्स प्लैंक, यू सी, arrived at a satisfactory relationship by making an assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator, that is atoms in the wall of a black body। अब मैक्स प्लैंक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक संतोषजनक रिलेशनशिप बताया इस इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से इंटेंसिटी में जो इंक्रीज़ हो रहा था फॉर लोअर वेवलेंथ्स, शिफ्ट जो हो रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है लाइट का ब्लैक बॉडी से, उसका कारण कौन है? जो एटम्स हैं इन दी वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के जो कैविटी अभी आपको मैंने ऊपर बताया,
कैविटी के अंदर के जो एटम्स हैं, जहाँ पे लाइट जाके बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी, आप फिर से देखिए, मैंने बताया आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ये जो इनर वॉल है कैविटी का, इसके जितने भी एटम्स होंगे ये यही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इन्हीं को वो ऑसिलेटर कह रहे हैं। मैक्स प्लैंक ऑसिलेटर वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है, दैट इज़ एटम्स इन दी वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी। टर्म्स को लेके बहुत श्योर रहिए, अगर आपको टेक्स्ट समझना है और उसके टेक्स्ट में बिटवीन दी लाइंस क्या कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, तो एक एक टर्म की मीनिंग को आपको समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। Their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillators of electromagnetic radiation। अब देखिए क्या कह रहे हैं, their frequency, their किसके लिए कहा जा रहा है, atoms in the wall of black body। जो एटम्स ब्लैक बॉडी के इनर वॉल पे हैं, इनर सरफेस पे हैं वॉल के, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बदल जाएगी, क्योंकि जब लाइट एंटर नहीं करेगी कैविटी के अंदर तभी भी एटम्स जो हैं वो ऑसिलेट करेंगे, मगर जब लाइट एंटर करेगी अंदर और सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो उस अलग अलग पॉइंट पे जो एटम्स होंगे उनकी अब जो फ्रीक्वेंसी होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो एंटर कर चुका है कैविटी में, वो फ्रीक्वेंसी एटम्स की बदल जाएगी। तो वो यही बात ये कह रहे हैं कि देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज्ड, एटम्स की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी ऑसिलेशन की, बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो ऑसिलेटर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करता है। तो यहाँ दो ऑसिलेटर्स टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, एक एटम्स के लिए यूज़ हो रहा है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, उसको कहा जा रहा है। इन दोनों ऑसिलेटर्स के इंटरेक्शन से एटम्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। नाउ प्लैंक एज्यूम्ड दैट radiation could be subdivided into discrete chunks of energy। अब यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने एज्यूम किया, ये एजम्पशन था, ध्यान दीजिएगा, एजम्पशन लिखा गया है, उन्होंने ऐसा माना कि जो रेडिएशन एंटर कर रहा है कैविटी के अंदर या ब्लैक बॉडी के सरफेस पे, वो कई टुकड़ों में, डिस्क्रीट चंक्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। एनर्जी के पैकेट्स हैं, इसको उन्होंने फोटॉन कहा बाद में, फोटॉन आइंस्टीन ने कहा, इन्होंने क्वांटम कहा। ही सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ एंड नॉट इन अ कॉन्टीन्यूअस मैनर। तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को टुकड़ों में एब्जॉर्ब करते हैं, कॉन्टीन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने ब्लैक बॉडी को इरेडिएट किया, सरफेस पे रेडिएंट एनर्जी डाला, और जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बिल्कुल रेडियो वेव से होते हुए इंफ्रारेड, रेड, ब्लू, कॉन्टीन्यूअस गामा रेज तक वो एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो टुकड़ों में एब्जॉर्ब होगा, एक फ्रीक्वेंसी फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी की वेव, ऐसे वो एब्जॉर्ब करेगा। ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो सबसे छोटा टुकड़ा जो एब्जॉर्ब हो सकता है या जो एमिट हो पाएगा किसी बॉडी के द्वारा, उस सबसे छोटे टुकड़े को, एनर्जी के सबसे छोटे टुकड़े को क्वांटम नाम दिया मैक्स प्लैंक ने। द एनर्जी E ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू and is expressed by equation E is equal to h nu। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि क्वांटम क्या है, एक एनर्जी का टुकड़ा है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, यानी वो ऑसिलेट कर रहा होगा। फ्रीक्वेंसी तो ऑसिलेशन की ही होती है, जब तक ऑसिलेशन का फेनोमेना नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी टर्म का कोई रिलेवेंस ही नहीं होगा। ये वही ऑसिलेटर है जो यहाँ पे मैं कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का
रेडिएशन का ऑसिलेटर और एटम एज एन ऑसिलेटर, दोनों ऑसिलेटर की बात अभी जो मैं कर रहा था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू जो कहा जा रहा है ये किस ऑसिलेटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटम, यही क्वांटम है जो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा मैक्स प्लैंक ने कहा। और कहा कि उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और उस ऑसिलेटर की एनर्जी यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी जो होगी वो ई होगी, तो ई इक्वल टू एच न्यू का रिलेशन बनता है। और एच यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है। इन द ऑनर ऑफ प्लैंक द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एच is known as Planck's constant and has the value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Now further, with this theory Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency or wavelength at different temperatures। कह रहे हैं कि अब इस थियरी पे मैक्स प्लैंक ने इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर ग्राफ आपने अभी देखा था T1 और T2 टेम्परेचर पे, वो एक्सप्लेन करने में सफल हुए, एक्सप्लेन करने की कोशिश की उन्होंने। क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। कह रहे हैं क्वांटाइजेशन को उन्होंने कंपेयर किया। क्वांटाइजेशन मीन्स दिस होल फेनोमेना, एनर्जी टुकड़ों में एब्जॉर्ब होती है और रेडिएट होती है, तो ये जो टुकड़ों में एब्जॉर्ब और रेडिएट होने के फेनोमेना को क्वांटाइजेशन कहा जा रहा है। यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है वो टुकड़ों में है, इसी बात को क्वांटाइजेशन थियरी कहा गया। और कह रहे हैं कि इसको कंपेयर किया गया स्टेयर केस पे खड़े होने से। स्टेयर केस मतलब आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी और उसके स्टेप्स होते हैं, आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे तो अगला पैर सीधे फिर दूसरे स्टेप पे आएगा, पहले और दूसरे स्टेप के बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ जो स्टेयर केस की बात हो रही है, आप समझें कि आप लोगों ने लकड़ी की सीढ़ी देखी होगी या आयरन बार्स पे जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसको आपने देखा होगा। मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मानिए कि ये एक वॉल है और ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक सीढ़ी, यहाँ पे आप इमेजिन करिए ऐसे स्टेयर केस है लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल। तो इस स्टेयर केस के ये स्टेप्स हैं जो मैं बना रहा हूँ। अब इस पे अगर आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे तो सेकंड पे जाने के लिए बीच में अगर आप हवा में कहीं भी पैर रखेंगे तो आप फिर से फर्स्ट पे चले जाएंगे। आप फर्स्ट के बाद सेकंड पे ही पैर रख के स्टेबल हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सेकंड से थर्ड स्टेप पे आप जब जाएंगे तो अगेन आप बीच में कहीं रुक नहीं सकते, पैर रखेंगे तो आप सेकंड पे गिर जाएंगे, तो आप थर्ड पे रख सकते हैं। तो देखा जाए तो आपका जंप जो है वो टुकड़ों में हो रहा है, क्वांटाइज्ड हो रहा है। कॉन्टीन्यूअस आप 1 से 2 तक नहीं जा सकते, 1 से डायरेक्ट 2 पे जाएंगे, 2 से डायरेक्ट 3 पे जाएंगे, बीच में आप कहीं रुक नहीं सकते। यही बात यहाँ स्टेयर केस से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ ए स्टेयर केस बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन बिटवीन द 2 स्टेप्स। अब आप समझ रहे होंगे यही बात कही जा रही है। द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यूज़ बिटवीन देम। यही बात ये कह रहे हैं कि अब एनर्जी भी ऐसे ही है, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो फिर एच न्यू होगी या फिर ट्वाइस ऑफ एच न्यू या फिर थ्राइस ऑफ एच न्यू एन एच न्यू, यानी एच न्यू के मल्टीपल्स में एनर्जी बढ़ रही है टुकड़ों में, इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। यानी 0 और एच न्यू जो एनर्जी है इसके बीच का कोई एनर्जी नहीं होगा। एच न्यू अगर मान लीजिए कि 10 जूल है तो अब इसके बाद सीधे आपको 20 जूल ही मिलेगा। 10 और 20 के बीच में 11, 12, 13, 14 या 11.5, 13.5, 19.5 ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यही बात यहाँ बताई जा रही, इसीलिए स्टेयर केस से कंपेयर किया गया। या तो आप फर्स्ट स्टेप पे होंगे या सेकंड पे, बीच में आप नहीं रहेंगे, बीच की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नाउ सी देयर इज़ अ फिगर 2.5। इसके फुटनोट को अगर हम पढ़ते हैं तो
equipment for studying the photoelectric effect. Light of a particular frequency strikes a clean metal surface inside a vacuum chamber. Electrons are ejected from the metal and are counted by a detector that measures their kinetic energy. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अभी हम नहीं आए हैं, इसलिए अभी इस टॉपिक को, इस फिगर को बाद में रेफ़र करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैक्स प्लैंक का जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी टुकड़ों में है, ये बात इस इक्वेशन से क्लियर हो गई। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने शुरू में जैसा ही कहा था, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इस बात को लेके, फ़ेज़ और फेज़ एंगल क्या होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, विच इज़ अ वेव प्रॉपर्टी, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो फेज़ तो मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे। फेज़ एंगल क्या होता है? फेज़ को क्वांटिफाई करने के लिए एक एंगल से किया जाता है। ये आप अभी क्लास 11th में SHA में एक चैप्टर है, और वेव मोशन, वेव भी एक चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। जब वहाँ आप ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वेव एंगल का डिस्कशन वहीं है। और कुछ शॉर्ट में मैंने कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई किया है, वो आप देख सकते हैं उस रेस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, जो कि एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है और उसकी SI यूनिट कैंडेला है, तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट कैंडेला है, CD से हम लिखते हैं इसको। और मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इज़ व्हाट? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी तो अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम इज़ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया भी डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीटर स्क्वायर में मेज़र होता है। टाइम सिर्फ फंडामेंटल है। तो कुछ ये डाउट आ सकता है कि भाई इतनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलके एक फंडामेंटल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे बना रहे हैं? तो आप पहले एक बात बहुत क्लियर होकर समझ लें कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब वो चीज़ें जो पहले नोटिस में आई हमारे। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में, ल्यूमिनस बॉडीज़ चूँकि पहले आई ऑब्जर्वेशन में, एनर्जी और वर्क को हमने बाद में डिफ़ाइन किया, एरिया को हमने बाद में डिफ़ाइन किया, मगर जब हम फिज़िक्स नहीं पढ़ते थे तो भी ल्यूमिनस बॉडीज़ को हम रोज़ देखते थे। सन हम रोज़ देखते हैं, स्टार्स को हम रोज़ देखते हैं। तो ये ज़्यादा फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन रहा। तो ऑब्जर्वेशन के लेवल पे जो चीज़ फंडामेंटल थी उनकी लिस्टिंग की गई फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आपको करंट के साथ भी फिर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी I इज़ इक्वल टू Q/T होता है। चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज़ कॉल्ड एज करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। तो देखा जाए तो चार्ज के फ्लो से यदि करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो चार्ज शुड बी मोर फंडामेंटल एज़ कंपेयर टू करंट, मगर चार्ज फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो यहाँ पे भी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं इस बात को। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका भी सेम लॉजिक है, क्योंकि करंट को हम लोगों ने पहले ऑब्ज़र्व किया और चार्ज तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी चीज़ें होती हैं। जॉन डाल्टन साहब ने कहा था एटम तो डिविजिबल ही नहीं है, तो उस वक्त चार्ज की बात ही नहीं थी, मगर इलेक्ट्रिक करंट तभी भी पढ़ा जाता था और ऑब्जर्वेशन में था, क्योंकि बिजली तो कड़कती ही थी, नेचुरल फेनोमेना है, तो फ्लो ऑफ चार्ज था वो। तो फ्लो ऑफ चार्ज पहले ऑब्जर्वेशन में आया, चार्ज की डिस्कवरी बाद में हुई। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट बिकम मोर फंडामेंटल इन आवर ऑब्जर्वेशन। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई इसका कोई दूसरा कोई लॉजिक नहीं है
आप इसी तरह इनको समझ सकते हैं। ये जो भी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी का किया गया है, ये हम अपने स्टडी की सहूलियत के लिए किए हैं, इसमें और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।